हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में हार्दिक स्वागत है। तो इस चैप्टर की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमने मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र की संरचना और मानव दृष्टि दोषों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप पहले पार्ट 1 को जरूर देख ले, ताकि चैप्टर को समझने में आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और इस पर आधारित घटनाओं का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो होता क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी उसका जो मूल मार्ग था उससे क्या हो जाती है, विचलित यानी भटक जाती है। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, अभी चित्र को आप मत देखो, अभी मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं, आगे हम इसकी चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये कोई सतह है, ये क्या है, कोई भी एक सतह है, ठीक। यहां पर कोई प्रकाश का स्रोत है, समझ लीजिए सूर्य है। यहां से प्रकाश की किरण यहां पर आ रही है, ठीक। यहां पर टकराएगी। ये क्या है, ये प्रकाश की सतह पर हमने एक अभिलंब खींच दिया। ये कौन सी किरण होगी, ये होगी आपतित किरण। आने वाली किरण है तो इसे कहेंगे आपतित किरण। जब ये सतह से टकराएगी तो इस किरण का मूल मार्ग कौन सा है, ये वाला। लेकिन ये इस मूल मार्ग से क्या हो जाती है, अपने मार्ग से हो जाती है विचलित, यानी कि भटक जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी किरण होगी, ये होगी अपवर्तित किरण। तो कौन सी होगी, अपवर्तित किरण होगी। तो इसका मूल मार्ग तो ये वाला था, लेकिन ये अपने मूल मार्ग की बजाय अपने मार्ग से क्या होगी, भटक गई। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आया समझ में। ये कोई माध्यम एक था और ये क्या है, ये कोई माध्यम 2 है। तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि प्रिज्म क्या होता है। भाई हमें पढ़ना है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रिज्म होता क्या है। तो देखो, ये दोनों आपको जो चित्र दिख रहे हैं, ये दोनों प्रिज्म के ही चित्र है। ये ऊपर वाला चित्र है, ये प्रिज्म का वास्तविक चित्र है, लेकिन हम अध्ययन के लिए इस प्रकार के चित्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए, प्रिज्म होता क्या है, यह एक तिकोना, तिकोना का मतलब 3 कोनों वाला, कितने कोनों वाला, 3 कोनों वाला कांच का एक स्लैब होता है। स्लैब का मतलब टुकड़ा मान लो, कांच का एक स्लैब होता है, जिसके 2 आधार कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार, और 3 कैसे पृष्ठ होते हैं, आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं, आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर क्या होते हैं, झुके होते हैं, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। देखो, एक ये वाला त्रिभुजाकार आधार है और एक दूसरी साइड में इधर होगा त्रिभुजाकार आधार होगा। 3 आयताकार पृष्ठ है, एक ये वाला आयताकार पृष्ठ है, एक दूसरा, और इसके नीचे वाले भाग में एक तीसरा आयताकार पृष्ठ यहां पर होगा। और तीनों आयताकार पृष्ठ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे पर झुके हुए हैं, आश्रित है। तो इस प्रकार की जो आकृति है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिज्म। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रिज्म एक 3 कोनों वाला कांच का एक स्लैब या टुकड़ा होता है, जिसके 2 आधार त्रिभुजाकार होते हैं और 3 पार्श्व आयताकार पृष्ठ होते हैं, जो एक दूसरे पर झुके होते हैं। ठीक, अगला हमारा शब्द है वो है प्रिज्म कोण। क्या है, प्रिज्म कोण। तो अभी हमने देखा कि इसके जो 3 आयताकार पृष्ठ है वो एक दूसरे पर झुके होते हैं। तो जब 2 पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं तो उन 2 पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, जैसे ये ए, ये बी और सी 2 पृष्ठ है, एक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, या एक दूसरे पर आश्रित है। तो ये दोनों के बीच में जो बनने वाला ये कोण है क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण। ठीक, उसी तरह बी और सी के बीच में बनने वाला कोण, ये भी कौन सा कोण होगा, प्रिज्म कोण। इसी तरह ये वाला कोण, ये भी कौन सा कोण होगा, प्रिज्म कोण। तो इसमें कितने प्रिज्म कोण है, 3, ए
बी और सी, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके प्रिज्म कोण कहलाएंगे। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं वो है विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। क्या होता है देखें तो आपतित किरण यानी आने वाली किरण और निर्गत किरण यानी जाने वाली किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। आने वाली कोण और किरण और जाने वाली किरण, अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण, दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो कौन सा कोण कहलाता है? वो कहलाता है आपका विचलन कोण। जैसे इस चित्र के जरिए अभी हम समझेंगे। तो देखो इस चित्र में पीई कौन सी किरण है? आपतित किरण। देखो पी और ई ये वाली किरण प्रकाश स्रोत से आ रही है, तो प्रकाश स्रोत से आ रही है तो इस किरण को क्या कहेंगे? इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। फिर ई एफ अपवर्तन के बाद वाली किरण कौन सी है? ई और एफ ये वाली किरण, ये कौन सी किरण है आपकी? ये है आपकी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। फिर एफ एस, ये एफ है और ये आपका एस है, ये कौन सी किरण है? ये इस पृष्ठ से टकराकर जाने वाली किरण है, तो इसको कौन सी कहेंगे? निर्गत किरण, यानी बाहर की ओर जाने वाली किरण, ये निर्गत किरण है। फिर कोण ए बी सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये कौन से कोण है? ये आपके हो जाएंगे प्रिज्म कोण। फिर कोण डी, कोण डी कौन सा कोण है? विचलन कोण। देखो यहां पर ये गलती से जी प्रिंट हुआ है, जी नहीं है, यहाँ पर डी है। ये कौन सा कोण है? ये आपका विचलन कोण है। क्यों? क्योंकि ये वाली कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये वाली कौन सी किरण है? निर्गत किरण। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो कौन सा कोण है? विचलन कोण। ठीक। फिर बात करें कोण आई। कोण आई कौन सा कोण है? आपतन कोण, ये वाला। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये एन क्या है? ये एन वाला जो लाइन है ये है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। यानी उस पृष्ठ पर हमने एक सीधी रेखा खींच दी, उसको कहेंगे अभिलंब। तो ये कौन सा कोण है? ये कोण है आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। फिर कोण आर, अपवर्तन कोण, ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण कौन सा है आपका? सॉरी यहां पर ये वाला कोण, यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा है? कोण अपवर्तन कोण है। फिर कोण ई, कोण ई आपका कहां पर है? कोण जो ई है वो कौन सा कोण है आपका? निर्गत कोण। कौन सा है? कोण ई है, वो आपका हो जाएगा निर्गत कोण। आया समझ में? बिल्कुल सरल है। चलिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक। अब बात करते हैं आगे। आगे है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है वो हम देखते हैं। यानी जब हम प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश को गिराते हैं तो क्या घटना होती है वो हमें समझनी है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है या बांट देता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो प्रिज्म है वो सूर्य के उस श्वेत प्रकाश को कितने रंगों की पट्टी में? 7 रंगों की पट्टी में विभाजित कर देता है। और ये 7 रंग कौन कौन से हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ये रही विबग्योर। कौन सी? विबग्योर। इसके माध्यम से आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। तो प्रकाश के अवयवी रंगों के इस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम कहते हैं। यानी 7 रंगों की इस पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या क्या कहते हैं? वर्ण क्रम कहते हैं। और प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को ही क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश के इस 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सा सरल है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। ठीक है। इस पट्टी को कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। 7 रंगों की जो ये पट्टी है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। और प्रकाश की इस घटना को कहते हैं विक्षेपण। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, जैसे ये श्वेत प्रकाश है, यहां पर जब ये प्रिज्म से टकराता है तो देखो ये 7 रंगों की पट्टी में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। ठीक। और जब इस 7 रंगों की विभाजन या स्पेक्ट्रम को फिर से अगर हम विपरीत यानी उल्टे प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो पुनः हमें पर्दे पर श्वेत प्रकाश क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। इन 7 रंगों को याद करने की ट्रिक क्या है? तो देखो विबग्योर आपको याद रखना है। क्या रखना है? विबग्योर।
बी का मतलब क्या है वायलट, वायलट का मतलब क्या होता है बैंगनी, बी का मतलब फिर क्या आई का मतलब क्या होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है जामुनी, फिर बी का मतलब ब्लू यानी नीला, जी का मतलब ग्रीन यानी हरा, बाय का मतलब येलो यानी पीला, नारंगी का मतलब ऑरेंज और लाल का मतलब रेड। तो इस वायलट शब्द से इस विबग्योर शब्द से आप इन सातों रंगों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं हम, वो है इंद्रधनुष। आप सब ने बारिश के समय में इंद्रधनुष देखा होगा, तो उसी को हम समझते हैं। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यानी इंद्रधनुष भी क्या है, इंद्रधनुष भी 7 रंगों की एक पट्टी है या 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम है। ये कैसा स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक है। ठीक है, इसमें कोई प्रिज्म वहां पर नहीं होता, ये प्राकृतिक तरीके से ही बनता है। तो कैसे बनता है उसको समझते हैं। तो देखो, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब जब बारिश होती है तो क्या होता है कि जल की कुछ बूंदें वायुमंडल में शेष रह जाती है, और जल की इस बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, है ना, या विक्षेपण के कारण हमें 7 रंगों की एक पट्टी या स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ये लाइन आप हमेशा याद रखोगे कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जैसे सूर्य अगर उत्तर दिशा में है तो इंद्रधनुष हमेशा दक्षिण दिशा में बनेगा, यदि सूर्य पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनता है वो समझो अच्छे से। जल की सूक्ष्म छोटी छोटी बूंदे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। बारिश के बाद जब जल की छोटी छोटी बूंदे वायुमंडल में शेष रह जाती है तो वो जल की छोटी छोटी बूंदे छोटे प्रिज्मों की भांति क्या करती है, कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदे अपवर्तित तथा क्या होती है, विक्षेपित। और जब सूर्य का प्रकाश इन जल की बूंदों पर गिरता है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन और विक्षेपण होता है। यानी जल की ये बूंदे प्रिज्मों के रूप में कार्य करती है और उस प्रकाश का क्या करती है, विक्षेपण करती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। उसके बाद क्या करती है, इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है, और जब ये प्रकाश जल की बूंदों से वापस बाहर निकलता है तो उसका पुनः अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकाश के परिक्षेपण और अपवर्तन की घटना के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग जो मानव नेत्र है उस मानव नेत्र की आंखों तक पहुंचते हैं। आया समझ में? केवल आपको इतना याद रखना है कि जब बारिश होती है तो जल की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में शेष रह जाती है, बच जाती है। ठीक, जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों पर गिरता है तो ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करती है। ठीक है, और जब सूर्य का प्रकाश इन छोटी छोटी बूंदों या प्रिज्मों के ऊपर गिरता है तो वही प्रकाश का परिक्षेपण और अपवर्तन होता है, और जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों के एक स्पेक्ट्रम में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम इंद्रधनुष बनना कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सरल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये समझाया गया है मैंने फिर से। तो पहले बात, इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद कैसे रख सकते हैं, वही ट्रिक है विबग्योर जो अभी हमने बताई थी, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर क्या होते हैं, झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। ठीक, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। देखो चित्र में, देखो ये सूर्य से आने वाला प्रकाश है। ठीक है, ये वर्षा की बूंद है, तो यहां सबसे पहले ये टकराएगा, यहां से टकराने के बाद इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, अपवर्तन। इसके बाद ये जो अंदर वाला हिस्सा है यहां पर क्या होगा, यहां पर परिक्षेपण की घटना होगी। कौन सी, परिक्षेपण की घटना होगी। और फिर इस सतह पर कौन सी घटना होगी, यहां पर देखो टकरा के बाद उसी सतह में वापस लौट आया है, तो यहां पर कौन सी घटना होगी, परावर्तन की घटना होगी। और यहां पर वापस टकराएगा और यहां पर टकराने के बाद वापस कौन सी घटना होगी, यहां पर वापस अपवर्तन की घटना होगी। और इस तरह प्रकाश का जो रंग है, जो श्वेत प्रकाश है, वो हमें 7 रंगों में क्या होगा, विभाजित होता दिखाई देगा। अब जो लाल रंग है वो सबसे कम झुकेगा और बैंगनी प्रकाश है वो सबसे अधिक झुकेगा। ठीक है, ये आपको देखो चित्र भी दिख रहा है, यहाँ पर श्वेत प्रकाश आ रहा है, यहाँ प्रिज्म से टकरा रहा है, इसके बाद यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो रही है। ठीक है,
और इस प्रकार हमें जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों के रूप में इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक, बिल्कुल सरल सी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं आइजक न्यूटन की। इन्होंने क्या कहा है वो समझते हैं। तो आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का क्या किया, उपयोग किया। सबसे पहले इंद्रधनुष या प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम की जो घटना है इसका अध्ययन किसने किया, आइजक न्यूटन ने। तो उन्होंने किसका उपयोग किया, कांच के प्रिज्म का। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्गों को और अधिक विभक्त करने का क्या किया, प्रयत्न किया। वर्गों नहीं, वर्णों को। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक और पास में दूसरा प्रिज्म लिया और फिर देखा कि क्या इससे अधिक भी प्रकाश के वर्णों का विभाजन हो सकता है या नहीं हो सकता, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। लेकिन उन्होंने कितने ही प्रिज्म साइड में रख के ट्राई किया, लेकिन 7 से ज्यादा उन्हें रंग प्राप्त नहीं हुए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। कौन सी स्थिति में रखा, उल्टी स्थिति में। तो उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है, और इसे न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से ही मिलकर बना होता है। कितने वर्णों से, 7 वर्णों से ही मिलकर बना होता है। तो ये सिंपल से आपको याद रखनी है कि भाई आइजैक न्यूटन ने क्या कहा है। तो आइजैक न्यूटन ने सूर्य के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया, और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या सूर्य के प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में 7 से ज्यादा रंग होते हैं कि नहीं होते। इन्होंने अलग अलग प्रिज्मों की मदद ली और चेक किया कि क्या प्रकाश का 7 से अधिक रंगों में विभाजन हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने अंततः देखा कि सूर्य के प्रकाश में 7 से ज्यादा रंग अधिक मौजूद नहीं होते, और अंततः इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का जो प्रकाश है वो केवल और केवल 7 वर्णों या 7 रंगों से ही मिलकर बना होता है। ठीक, ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम, वो है प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक परिघटनाएं देखो, यानी इस सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण या परिक्षेपण पर आधारित हमारे पर्यावरण में या प्रकृति में कई सारी घटनाएं होती है जिसके लिए ये घटना जिम्मेदार है। उन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती है जो कुछ प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, और ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक घटनाएं कहा जाता है। जैसे इंद्रधनुष का बनना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ यानी कि लाल दिखाई देना। ये कुछ घटनाएं हैं, इन घटनाओं को हम बारी बारी से समझते हैं। तो देखो, इंद्रधनुष हमने समझ लिया कि इंद्रधनुष क्यों बनता है। अब इसको समझने से पहले हम एक और टॉपिक समझते हैं, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी एक प्रकाशीय घटना है। कौन सी घटना है, एक प्रकाशीय घटना है, जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण से आपतित होती है कि अपवर्तन के बाद उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है जिस माध्यम से वह आई होती है, और इसे क्या कहते हैं, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे देखो ये कोई सतह है, ठीक है, और ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। तो कभी कभार ये आपतित किरण इस कोण से आपतित होती है कि इसका अपवर्तन होने की बजाय, यानी ये दूसरे भाग में जाने की बजाय ये क्या होती है, ये उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यानी अपवर्तन की बजाय क्या होने लगता है, परावर्तन होने लगता है। कभी कभार जो आपतित किरण है वो उस सतह या पृष्ठ पर उस कोण से टकराती है कि अपवर्तन की जगह वापस क्या होने लगता है, परावर्तन, यानी कि वो किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसा आपको चित्र में देखो दिख रहा है। देखो ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। दिख रहा है आपको, आपतित किरण, यानी कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण कौन सी है, आपतित किरण। अब जब प्रकाश का अपवर्तन होता तो ये इस भाग में क्या होती, ये इसका सीधा रास्ता था, इस भाग में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती। लेकिन ये कुछ ऐसे कोण पर आपतित हुई है जिसे कहते हैं क्रांतिक कोण, कि इस किरण का जो अपवर्तन है ये उसी माध्यम में हो गया है। क्या हो गया है, इस किरण का अपवर्तन उसी माध्यम में हो गया है। तो इस प्रकार की जो घटना है वो कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या जरूरी शर्तें हैं वो समझते हैं हम कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। तो देखो, सबसे पहले शब्द है क्रांतिक कोण। कौन सा, क्रांतिक कोण। तो वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक हो उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। मतलब अपवर्तन की घटना में जब आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण, ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण, सी वाला कोण आपको दिख रहा है, ये वाला कोण। तो इस आपतित किरण और अभिलंब, कौन सा, आपतित किरण
और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण यदि 90 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाए तो इस प्रकार के कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें कौन कौन सी है? देखो, पहली शर्त है कि प्रकाश की जो किरण है वो अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करे, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। पहली शर्त क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? कि जो प्रकाश की किरण है ये कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। सघन माध्यम से किस माध्यम में जानी चाहिए? विरल माध्यम में। दूसरी क्या शर्त है? कि जो आपतन कोण है इस कोण आई का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश के अपवर्तन की बजाय उसका क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा, और इस घटना को कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आया समझ में? देखो समझो क्या घटना है, फिर से सुनो। क्या होता है कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक हो जाता है, तो अपवर्तन की बजाय क्या होने लगता है? परावर्तन होने लगता है। अपवर्तन की बजाय क्या होने लगता है? परावर्तन होने लगता है। यानी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौटकर आ जाती है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आया समझ में? इसके लिए क्या शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी शर्त कि जो आपतन कोण है उस आपतन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए, यानी क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, बिल्कुल सरल सी बात है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम वायुमंडलीय अपवर्तन की। अभी हम जो हमने उदाहरण पीछे देखे थे उनको भी मैं अभी समझाऊंगा। पहले ये टॉपिक को समझो, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्यतः दो परतें हैं। कितनी परतें हैं? दो। एक गर्म वायु की और एक ठंडी वायु की परत है। एक गर्म वायु की और एक ठंडी वायु की, जो मिलकर दो भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों की माध्यम बनाती है। ये परतें क्या करती है? दो अलग अलग माध्यम बनाती है। गर्म वायु कैसी होती है? हल्की होती है और क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। जबकि जो ठंडी वायु है वो ठंडी वायु थोड़ी भारी होती है और पृथ्वी की सतह के क्या रहती है? निकट रहती है। ये तो सिंपल सी बात है। गर्म वायु सदैव सतह से ऊपर होगी और ठंडी वायु सतह के निकट होगी। तो ठंडी वायु सघन माध्यम का क्या करती है? कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में जो ठंडी वायु है वो सघन माध्यम का कार्य करती है, जबकि जो गर्म वायु है वो विरल माध्यम का कार्य करती है। यानी दो माध्यम का कार्य हो गया। जैसे ये देखो, जैसे यहां पर ये ऊपर वायु है, कौन सी है? ठंडी है। और यहां पर कौन सी वायु है? ये समझ लीजिए ठंडी वायु है। और ऊपर वाली कौन सी है? गर्म वायु है। तो ये किसका काम करेगी? ये काम करेगी विरल माध्यम का, यानी इसके कण दूर दूर होंगे। और ये ठंडी वायु किसका काम करेगी? सघन माध्यम का। तो यहां पर क्या हो गया? एक पृष्ठ बन गया, है ना। ये माध्यम समझ लीजिए N1 हो गया और ये माध्यम कौन सा हो गया? N2 हो गया। ठीक, ये विरल और सघन, ये कौन सी वायु है? ये गर्म वायु है। और नीचे वाली कौन सी है? ये आपकी ठंडी वायु है। तो ये कौन से माध्यम का काम करेगी? विरल माध्यम का, और ये सघन। और इन दोनों के बीच में एक किसका? सतह का या एक पृष्ठ का निर्माण हो जाएगा। और इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण में क्या होगा? अपवर्तन होगा। और इसे क्या कहेंगे? इसे वायुमंडलीय क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। यानी वायुमंडल की स्थिति के कारण, वायुमंडल के अंदर वायु की स्थिति के कारण होने वाले अपवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सरल सी बात है। अब देखो, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं? उस प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। जब हम गर्म वायु में से होकर उस वस्तु की आभासी स्थिति देखते हैं तो वो बार बार बदलती रहती है। ऊपर से जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते जाते हैं, वायु का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर ठंडी वायु की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी सघन माध्यम बढ़ता जाता है, जिसके कारण से हम ऊपर से जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं तो सघन माध्यम का मान बढ़ने के कारण अपवर्तन का मान भी क्या होता है? बढ़ते जाता है, यानी अपवर्तन की घटना का मान भी बढ़ते जाता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है।
तो इस अपवर्तन का कारण क्या है? वायुमंडलीय अस्थिरता। वायुमंडलीय अस्थिरता यानी वायुमंडल में जो गैसों का वितरण है, जो गैसों की उपस्थिति है, उस गैसों की उपस्थिति में क्या होती है? अस्थिरता, यानी बार बार उसका मान, उसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है, वो एक जगह फिक्स नहीं होती है ना। और उस वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके प्रभाव क्या है वो देखो। अब तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना और गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। तो ये सब जो घटनाएं हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वायुमंडलीय अपवर्तन जिम्मेदार है। ठीक है, इन सभी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? इन सभी घटनाओं के लिए वायुमंडलीय अपवर्तन जिम्मेदार है। ठीक, अब समझते हैं इन घटनाओं को। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तारों का टिमटिमाना, कि तारों का टिमटिमाना क्यों होता है। ठीक, तो देखें, दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान क्या होता है? प्रतीत होता है। यानी आकाश के अंदर जो तारे मौजूद है वो हमें दूर से देखने पर एक प्रकाश के छोटे से बिंदु के रूप में क्या आते हैं? नजर आते हैं, है ना। जब हम तारों को आकाश के अंदर देखते हैं तो हमें एक छोटे से बिंदु के रूप में नजर आते हैं। क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश, तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का जो पथ है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल की अस्थिरता के कारण वो उसका जो मार्ग है वो वास्तविक मार्ग थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभार तारे में थोड़े से झिल मिलाते हुए दिखाई देते हैं या छलते हुए दिखाई देते हैं, वो सारी घटनाएं। अतः तारे की आभासी स्थिति क्या होती है? विचलित होती रहती है, यानी कि बदलती रहती है। तथा हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी क्या होती है? झिल मिलाती रहती है, यानी कम ज्यादा होती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला। और इसी कारण से वो हमें कैसे? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। देखो, एक आपको चित्र दिख रहा होगा, एक बालक है, ये इस तारे को देख रहा है। ठीक है, इस तारे के द्वारा आने वाली प्रकाश की किरण का मार्ग ये है, ये इसका वास्तविक मार्ग है। लेकिन वायुमंडलीय स्थिरता के कारण ये जो मार्ग है, ये तारे की हमें आभासी स्थिति क्या होती है? नजर आती है। यानी इसकी वास्तविक स्थिति तो यहाँ पर है, लेकिन हमें तारे की आभासी स्थिति यहाँ पर नजर आती है। और जैसे जैसे प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? अपवर्तनांक का मान बढ़ता जाता है। और इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे की आभासी स्थिति क्या होती है? परिवर्तित होती दिखाई देती है। और इस कारण कभी हमें तारे का प्रकाश ज्यादा तो कभी कम दिखाई देता है, और इसी कारण से हमें वो टिमटिमाता हुआ क्या आता है? नजर आता है। इसके पीछे कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन इसका प्रमुख कारण है। ठीक, आगे आगे बात कर रहे हैं हम, वो है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। यानी कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का मतलब क्या हुआ? कि हमें सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी, सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक हमें सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखें ऐसा क्यों होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लग जाता है। वास्तव में समय, जैसे सूर्य 7 बजे उगने वाला है तो हमें 6:58 पर लगभग दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 से 3 मिनट पहले हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तथा इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक हमें दिखाई देता रहता है। जैसे 7 बजे अगर अस्त होने वाला है तो हमें 7:02 तक ये दिखाई देता है। इसके पीछे भी कौन सी घटना जिम्मेदार है? वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर ये प्रेक्षक है, यानी कि देखने वाला है। ठीक है, ये सूर्य की क्या है? ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य अभी मौजूद है और ये सूर्य से आने वाली आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये उस प्रेक्षक जो देखने वाला है उसके समानांतर क्षैतिज अक्ष है। कौन सा? उसके समानांतर क्षैतिज अक्ष है। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये जो सूर्य है ये हमें क्षैतिज अक्ष से थोड़ा क्या होता है? ऊपर दिखाई देता है। और इसी कारण से हमें ये सूर्य उदय होने से पहले लगभग 2 मिनट और सूर्य अस्त होने के बाद लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे वही वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना जिम्मेदार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरी स्थिति है तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। कि तारों की जो स्थिति है, जैसे तारों की स्थिति ये वाली है और यहाँ पर समझ लीजिए कोई बालक है, वो इन तारों को देख रहा है।
तो ये तारे इनकी वास्तविक स्थिति से थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है, यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये भी क्यों होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर क्या होता है? अपवर्तित होता रहता है। सिंपल सी बात है, जब तारे का प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरेगा तो उसका बार बार क्या होगा? अपवर्तन होगा। और वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती क्या हो? अपवर्तनांक हो। क्या हो? जिसका बार बार यानी अगर जो सतह है उसके अपवर्तन में बार बार परिवर्तन हो रहा है तभी वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है। उस माध्यम में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर क्या रहता है? झुका रहता है। वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुकाए रखने का प्रयास करता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर क्या होता है? प्रतीत होता है। जैसा अभी हमने पीछे सूर्य के उदाहरण में देखा था, जैसे ये वाला, जैसे ये समझ लीजिए तारा है, ठीक है, कोई प्रेक्षक है देखने वाला, वो यहां से देख रहा है, ये उसका क्षैतिज अक्ष है। तो जब यहां से प्रकाश की किरण है वो यहां तक प्रेक्षक तक पहुंचेगी तो बार बार इसका क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये जो तारा है वो हमें क्षैतिज अक्ष से कुछ ऊपर उठा हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। यही घटना वहां पर तारे के अंदर हो रही है। यानी सिंपल सी बात है, इन सभी घटनाओं के पीछे वायुमंडलीय अपवर्तन जिम्मेदार है। ठीक, अगला, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। जब हम गर्म वायु में से होकर किसी वस्तु की आभासी स्थिति को देखते हैं तो वो बार बार बदलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखें, जैसे आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक क्या हो जाती है? गर्म। जैसे कोई आग जल रही है और उसके ऊपर कुछ ऊंचाई पर वस्तु है, तो हम देखेंगे कि आग के ऊपर की जो वायु है वो उसके ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होगी। जैसे यहां पर देखो, यहां पर जैसे ये आग जल रही है, कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है और एक यहां पर है, तो यहां की जो वायु है वो क्या होगी? वो कम गर्म होगी। और इस आग के जस्ट ऊपर की जो वायु है, ये वायु क्या होगी? ये वायु ज्यादा गर्म होगी। ये वायु ज्यादा गर्म होगी। तो गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में क्या होती है? कम सघन होती है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? ये सघन माध्यम हो जाएगा। और ये कौन सा माध्यम होगा? ये आपका विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक, तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की तुलना में क्या होगा? कम होगा। यानी इसका अपवर्तनांक कम होगा क्योंकि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। क्योंकि अपवर्तक माध्यम यानी वायु की भौतिक अवस्था है स्थिर नहीं है, यानी वायु की जो अवस्था है वो स्थिर नहीं है। इसीलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति क्या होती है? उस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें बार बार परिवर्तित होती दिखाई देती है। ठीक, यानी सब जगह वही बात है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वायु एक भाग में गर्म होगी, दूसरे भाग में ठंडी होगी। ठीक है, तो उसका बार बार वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, जिसके कारण हमें जो वस्तु की वास्तविक स्थिति है उससे कुछ अलग स्थिति उसकी दिखाई देगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? देखें, तो प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उस माध्यम में कोलाइडी विलयन के कण मौजूद है तो वे कण प्रकाश को प्रकीर्णित यानी फैला देते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से गुजरती है और वो उस माध्यम में कौन से कण मौजूद है? कोलाइडी विलयन के कण मौजूद है, तो वो कोलाइडी विलयन के कण क्या करते हैं? उस प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं या उस प्रकाश के कणों को फैला देते हैं, और इसे क्या कहते हैं? इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। देखो, ये कोई प्रकाश की किरण यहां से होकर जा रही है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण यहां से होकर जा रही है। ये सिंपल सा एक विलयन है, तो यहां पर प्रकाश के मार्ग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब ये इस विलयन से होकर गुजरेगी, ये कौन सा विलयन है? ये कोलाइडी विलयन है। इसका पानी और दूध का मिश्रण है। तो ये क्या करेगा? इस प्रकाश के मार्ग को क्या करेगा? फैला देगा। प्रकाश के मार्ग को फैला देगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं प्रकीर्णन की घटना कहते हैं। कौन सी घटना कहते हैं? प्रकीर्णन की घटना कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे टिंडल प्रभाव, आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये सारी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? आगे हम इन उदाहरणों को भी अच्छे से समझते हैं। देखें, पहला है टिंडल प्रभाव। क्या होता है? देखें, जब कोई प्रकाश किरण का पुंज, यानी प्रकाश किरण का पुंज का मतलब एक प्रकाश किरण का सीधा सा जो हिस्सा होता है, प्रकाश किरण का एक मार्ग, वो पुंज
वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई देना लगता है। क्या होता है, उस किरण पुंज का मार्ग क्या हो जाता है, फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो हमें अच्छे से दिखाई देने लगता है। तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना, यानी प्रकाश के मार्ग को फैलाने की जो घटना है, ये क्या कहलाती है, ये टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण या वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग क्या हो जाता है, फैल जाता है। कोलाइडी कणों के द्वारा क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। देखो चित्र में दिख रहा है, जैसे ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां पर कौन सा है, अंधेरा है, और यहां पर क्या है, कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन का मतलब जैसे धूल के कण है, जल की सूक्ष्म बूंदे हैं या अन्य प्रकार की वायु के कण है, गंदगी वगैरह है। तो जब यहां से होकर ये प्रकाश गुजरेगा, देखो इसका मार्ग तो ये था, है ना, ये इसका मार्ग था, लेकिन जब ये इस कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो होता क्या है, होता यह है कि ये प्रकाश के मार्ग को फैला देता है। प्रकाश के मार्ग को क्या कर देता है, प्रकाश के मार्ग को फैला देता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। देखो इसके उदाहरण आपने बहुत सारे अपने रियल लाइफ में देखे होंगे। देखो ये टिंडल प्रभाव के उदाहरण है। आपने कई बार देखा होगा, धुएं से भरे किसी कमरे में किसी छोटे से सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज जब प्रवेश करता है तो प्रकाश का मार्ग बिल्कुल फैल जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, घर की एक घर है, उसको पूरा बंद घर है, और जब उसमें छोटी सी खिड़की है, उससे आने वाला जो प्रकाश है वो देखो पूरा कमरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो प्रकाश तो इतने छोटे से हिस्से से आया था घर के अंदर, तो भी ये पूरे में कैसे फैल गया, क्योंकि इस कमरे के अंदर क्या था, कोलाइडी विलयन के कण थे, यानी धूल के कण थे, गंदगी के कण थे। उन कणों ने क्या कर दिया, इस प्रकाश के मार्ग को फैला दिया। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं टिंडल प्रभाव। उसी तरह आपने देखा होगा कि घने जंगल के अंदर हम जाते हैं तो क्या होता है कि वितान से, यानी छोटे से हिस्से से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो क्या होता है, पूरे जंगल के अंदर उस भाग के हिस्से में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये उदाहरण आपने अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे देखे होंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं टिंडल प्रभाव आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेलेग का नियम। ये क्या है, देखें, रेलेग का नियम क्या कहता है कि प्रकीर्णित जो प्रकाश है, उस प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा अल्फा इक्वल टू 1/λ की पावर 4 के बराबर होता है। प्रकीर्णित प्रकाश का जो मान है वो 1/λ4 के बराबर होता है। ये लैम्बडा क्या है, तो ये प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य है। क्या है, प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जैसे ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, तो प्रकाश की किरण के ये कौन सा हिस्सा होता है, ये सरंग होता है, तो इसका उच्चतम बिंदु होता है, और ये कौन सा हिस्सा होता है, ये इसका गर्त होता है, निम्नतम हिस्सा। तो दो क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत ग्रंथों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य या लैम्बडा कहलाती है। ठीक, तो इस रेलेग का नियम क्या कहता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा का मान 1/λ की पावर 4 के बराबर होता है। ठीक, और यहाँ पर लैम्बडा क्या है, प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि प्रकाश की किरण के दो क्रमागत सरंगों या दो क्रमागत ग्रंथों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य या लैम्बडा कहलाती है। ठीक, अब देखो, जो ये प्रकीर्णित प्रकाश है, इस प्रकीर्णित प्रकाश का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो देखो, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। पहला किस पर निर्भर करता है, उन कणों के आकार पर जो प्रकीर्णन नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा, जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का जो वर्णन है वो प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। जो कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, उन कणों के आकार पर प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा निर्भर करती है। उदाहरण की बात करें, जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण है, वो मुख्य रूप से नीले प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। और जो बड़े आकार के कण हैं, वो अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। छोटे आकार के कण नीले प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं, जबकि जो बड़े आकार के कण हैं वो ज्यादा तरंग दैर्ध्य यानी लैम्बडा जिसका मान ज्यादा होगा, जिसके लिए लैम्बडा का मान, उस प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं।
यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश सफेद भी प्रतीत हो सकता है। यदि प्रकीर्णित करने वाले कणों का आकार बहुत ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश प्रकीर्णित होगा उसका रंग हमें कैसा दिखाई देगा? श्वेत रंग दिखाई देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। देखो अगला है, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखें, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा का मान वो अन्य रंगों की तुलना में काफी अधिक होता है। लाल रंग के तरंग दैर्ध्य का मान अन्य रंगों के तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा का मान है वो नीले रंग की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना ज्यादा होता है। कितना होता है? 1.8 गुना ज्यादा होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम क्या होता है? प्रकीर्णित होता है, सबसे कम फैलता है। लाल रंग है वो धूल के कणों या अन्य किसी प्रकार के कणों से क्या होता है? सबसे कम फैलता है, सबसे कम फैलता है। और इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इस रंग का जो प्रकाश है वो काफी दूर तक जाता है। ठीक है, और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत अधिक होने के कारण इस रंग का जो प्रकाश है वो अधिक दूर तक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और इस कारण ये दूर से देखने पर भी लाल रंग है वो आसानी से दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इस कारण ये प्रकाश बहुत ही कम फैलता है। और इसी कारण ज्यादातर सड़कों पर जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि जब काफी दूर से भी इस पर अगर वाहनों की लाइट पड़ेगी तो आसानी से दिखाई दे देगा। ठीक, ये इसके पीछे कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? जब आकाश बिल्कुल साफ सुथरा होता है तो ऐसी स्थिति में हमें उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखें, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण, वायु के जो छोटे छोटे कण हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के प्रकाश का बहुत अधिक प्रबलता से क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य है वो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य लाल रंग की तुलना में बहुत ही कम होता है। ठीक, इसी कारण से जो वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे कण हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत ही ज्यादा करते हैं। और ये प्रकीर्णित हुआ प्रकाश जो नीला प्रकाश है वो हमारे नेत्रों में क्या करता है? प्रवेश करता है। और इसी कारण से हमें जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक, आपको क्या रखना है कि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के छोटे सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत ही ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग की तुलना में बहुत ही कम होता है। और इस कारण जब ये नीला रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? वो हमें नीला दिखाई देता है। अगला, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? अभी हमने पीछे देखा था कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर ग्रह है वो भी हमसे काफी दूरी पर है तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? तो देखें, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, यानी जो ग्रह है वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक है, निकट है, इसीलिए उसे प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। इन ग्रहों को तारों की अपेक्षा प्रकाश का बड़ा स्रोत हम मान सकते हैं। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान कितना होगा? 0 होगा। मतलब वायुमंडल में कई सारे ग्रह मौजूद है और इन ग्रह के प्रकाश को अगर हम एक बिंदु स्रोत माने तो कई सारे बिंदु स्रोतों से हमारी आंखों में क्या होगा? हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले जो कुल प्रकाश है उस कुल प्रकाश का अगर हम औसत मान ज्ञात करें तो वो औसत लगभग कितना होगा? 0 होगा, है ना। यानी किसी भी ग्रह का प्रकाश हमारी आंखों में स्पष्ट रूप से प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ठीक है, और इसी कारण से हमें जो ग्रह है वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक है, ये इसका कारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को, ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? देखते हैं ना, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो देखें, जहां वायुमंडल नहीं है, यानी आकाश के अंदर जहां वायुमंडल नहीं है वहां कण भी नहीं है। जहां वायुमंडल नहीं है वहां कण भी नहीं है, यानी वायु भी नहीं है। और जहां कण नहीं है वहां प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं है। जहां पर कण नहीं है वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो पाता।
तब पृथ्वी से भी आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? काला ही दिखाई देता। सिंपल सी बात है, जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो हमें पृथ्वी से भी आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। तो होता क्या है कि अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और जहां प्रकीर्णन नहीं होता वहां प्रकाश का मार्ग भी दिखाई नहीं देता। इस कारण से हमें जो अंतरिक्ष यात्री है उनको काफी ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण आकाश या अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और इसी कारण से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं तो वहां पर कण नहीं है, और कण नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे है कि जो बादल है वो बादल हमें सफेद क्यों दिखाई देते हैं? बादल सफेद प्रतीत क्यों होते हैं? तो देखो, बादल सूक्ष्म पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। बादल किससे बने होते हैं? पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। और ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दर्शक किरणों की तरंगदैर्ध्य की सीमा से क्या है? अधिक है। यानी इन सूक्ष्म बूंदों का जो आकार है वो प्रकाश की जो किरणें हैं, जो दर्शक किरणें हैं, उनकी तरंगदैर्ध्य की जो सीमा है, जो लिमिट है, उससे काफी ज्यादा है। इसीलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में क्या हो जाता है? परावर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णित अधिकतम समान रूप से क्या होते हैं? होते हैं, है ना, अधिकतम समान रूप से होते हैं। इसीलिए किसी भी एक रंग का ज्यादा प्रकीर्णन नहीं हो पाता, किसी भी एक रंग का जो प्रकीर्णन है वो अधिक नहीं हो पाता है। और इसी कारण से हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं? श्वेत दिखाई देते हैं, क्योंकि बादल के अंदर तो कई सारी पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं, और इन छोटी छोटी बूंदों से जब सूर्य का प्रकाश गुजरेगा तो उसका कई हजारों लाखों बार क्या होगा? अपवर्तन होगा, है ना। और इन सूक्ष्म बूंदों का जो आकार है वो आकार बहुत बड़ा होने के कारण जो प्रकाश की किरण है, उस प्रकाश की किरण के अंदर जो रंग मौजूद है उनके तरंगदैर्ध्य से क्या होता है? काफी अधिक होता है। इस कारण से किसी एक निश्चित रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक बड़े लेवल पर नहीं होता है, और इस कारण से हमें जो बादलों का रंग है वो सामान्यतः श्वेत ही दिखाई देता है। ठीक, आगे, गहरे समुद्र के जल का रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? जो गहरा समुद्र होता है उसका जल का रंग हमें नीला दिखाई क्यों देता है? तो देखें, जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीला और संतरे या संतरी आदि रंगों को अधिक तेजी से क्या करता है? सोखता है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर गिरता है तो समुद्र का जो जल है वो नीले रंग की अपेक्षा अन्य रंगों को बहुत अधिक सोखता है, और अधिकांश नीले रंग क्या हो जाते हैं? वापस आ जाते हैं, यानी टकरा के क्या हो जाते हैं? परिवर्तित या प्रकीर्णित हो जाते हैं, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। अर्थात नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है? अधिक होता है, और यही कारण है कि समुद्र का जल हमें नीला दिखाई देता है। ठीक, आगे अगला है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तदाब यानी लाल दिखाई देना। ये सब सूर्य होता है, सूर्योदय होता है या फिर सूर्य अस्त होता है तो उस समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है? तो देखें, क्षितिज के समीप, यानी हमारा जो पृथ्वी का तल है या अक्ष है, ठीक है, उस क्षितिज के समीप सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। यानी हम पृथ्वी की सतह पर मौजूद है तो पृथ्वी की सतह तक प्रकाश को आने में वो कई वायुमंडल की परतों से पार होकर गुजरता है, और जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर वो गुजरता है तो बार बार क्या होता है? उसका अपवर्तन होता है। तो जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर स्थित होता है, जब सूर्य हमारे सिर से ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश बहुत कम दूरी क्या करता है? तय करता है। यह तब होता है जब सूर्य क्षितिज पर होता है। कब होता है? जब सूर्य क्षितिज पर होता है, और क्षितिज के समीप नीले और कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? प्रकीर्णित कर लिया जाता है या प्रकीर्णित हो जाता है। इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश बहुत अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? हमें लाल दिखाई देता है। देखो, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, ये प्रेक्षक है दिखने वाला, ये पृथ्वी की सतह है, और ये क्षितिज के निकट क्या है? सूर्य है, ठीक है, और ये सूर्य क्या है? ये हमसे काफी दूर है। तो जब क्षितिज पे होगा, यहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां पर होता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो आने वाला प्रकाश है
वो काफी निकट है प्रेक्षक से, पृथ्वी की सतह से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो बहुत ही ज्यादा होगा। और जब नीले रंग का प्रकीर्णन है वो ज्यादा होगा तो नीला रंग तो फैल जाएगा, तो हमें कौन सा रंग दिखाई देगा, हमें लाल रंग दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो इसका प्रकीर्णन कम होगा। और वही जब सूर्य हमसे बहुत दूर स्थित होता है, हमसे काफी दूर स्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो कम होता है और लाल रंग का ज्यादा होता है। इसी कारण से हमें दोपहर के समय में सूर्य लाल दिखाई नहीं देता है, यही इसके पीछे कारण है। ठीक, नोट डाल के लिखा हुआ है कि जिन वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है वह वर्ण दिखाई नहीं देता, यानी जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देता, और जिस वर्ण या रंग का प्रकीर्णन नहीं होता या कम होता है वो सदैव बना रहता है और हमें क्या होता है, दिखाई दे रहता है। तो सबके पीछे जैसा भी आपको पूछा जाए, आपको याद रखना है, जैसे पूछा जाए कहीं पर भी कि हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपको लिखना है कि ऐसी स्थिति में देखना है कि ऐसी स्थिति में नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है और वहां पर नीले रंग का प्रकीर्णन कम होगा, इस कारण हमें नीला दिखाई देगा। अगर कहीं पे पूछा जाए कि लाल रंग क्यों दिखाई देता है, तो आपको वहां पर लिखना है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लाल रंग का ऐसी स्थिति में प्रकीर्णन कम होगा, इस कारण हमें वो लाल दिखाई देगा। तो सिंपल सी ये आपको बात याद रखनी है कि जिन रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, और जिस रंग का प्रकीर्णन कम होता है या नहीं होता वो हमें दिखाई देता है और वो सदैव बना रहता है। ये सिंपल सी बात इतनी है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 10 की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। उम्मीद करता हूं आपको ये आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास काफी बड़ी थी, निश्चित रूप से काफी अच्छे टॉपिक थे और काफी टॉपिक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इन सभी टॉपिक को एक साथ पढ़ाना जरूरी था। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में हम इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों तो उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया।